इस तरीके से पाचन तंत्र को करने पर एक भी नंबर नहीं कटेंगे। जुड़े रहिए पूरे वीडियो के एंड तक। सबसे पहले अपन देखेंगे पाचन तंत्र। इस पाचन तंत्र का नामांकित चित्र देख लेते हैं कि यहाँ पे नासिका, ये मुख, ये श्वास नली, फिर ग्रसनी और या ग्रास नली कह सकते हैं, ये आमाशय, यकृत, यकृत को अपन लीवर कहते हैं, पित्ताशय, ये अग्नाशय, ये बृहदांत्र यानी बड़ी आंत, अंदर होती है छोटी आंत, फिर ये मलाशय और ये मलद्वार। ये कुछ भाग होते हैं अपने पाचन तंत्र के। आपको शुरुआत कैसे करनी है? सबसे पहले अपन देखेंगे पाचन तंत्र की शुरुआत होती है मुख से। ठीक है, पाचन तंत्र को एकदम आसानी से समझते हैं। पाचन तंत्र होता क्या है, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिए और जुड़े रहिए आरबीएससी क्लासेस हितेश पर। अब अपन देखेंगे मुख। सबसे स्टार्टिंग होती है आहार की मुख से। अपन रोटी या किसी भी खाद्य पदार्थ को जब मुख में रखते हैं तब यहाँ पे मुख में क्या उपस्थित होती है? लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि पाई जाती है। वो लार ग्रंथि क्या कार्य करती है? लार ग्रंथि एक रस स्त्रवित करती है जो होता है लार रस। ठीक है, लार रस स्त्रवित करती है। उस लार रस से क्या होता है कि अपना खाना लचीलापन बनता है और उसमें थोड़ा सा लिक्विड मिलता रहता है। ठीक है ना, उस लचीलेपन से ही क्या हो पाता है, फिर ये यहाँ पे इधर ग्रास नाल में आसानी से आ पाता है। ठीक है, और यहाँ पे इस लार ग्रंथि के साथ में हेल्प करने के लिए और क्या होती है यहाँ पे? जीभ। जीभ क्या करती है? जीभ यानी कि जुबान, अपनी ये जीभ, ये क्या करती है? स्वाद लेने का कार्य करती है। कड़वा, मीठा, खट्टा, इन सभी का स्वाद लेने का कार्य किसका होता है? जीभ का। यानी कि जीभ अपना स्वाद का कार्य करती है, स्वाद का कार्य। और इनके साथ में आखिरी भाग और होता है जो क्या होता है? दांत। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या होते हैं? आखिरी भाग दांत होते हैं। दांत हमारे मुख में 32 होते हैं। ठीक है, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार हमें 32 बार ब्रश करना चाहिए। अब देखते हैं कि 32 बार उसको ब्रश को ऐसे करना चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे 32 टाइम तक करना चाहिए। और कब करना चाहिए? दिन में 2 टाइम, एक तो रात को सोते समय और सुबह उठते ही। ठीक है, और देखेंगे कि अपन दांत कितने प्रकार के होते हैं। अपन देखेंगे दांत होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं दांत? दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कृतनक। ठीक है, कृतनक। दूसरा होता है रदनक। तीसरा होता है अग्रचवर्णक और चौथा कौन सा होगा? चवर्णक। ठीक है, ये क्या होते हैं? 4 प्रकार के हमारे दांत होते हैं। कृतनक का कार्य क्या होता है? कुतरने का। ठीक है, कृतनक का कार्य क्या होता है? कुतरने का। जैसे कि खरगोश और चूहा, इनमें क्या कृतनक दांत पाए जाते हैं। आपने आगे वाले दांत देखे होंगे, वो दोनों दांत कौन से होते हैं? कृतनक। फिर अपन देखेंगे रदनक। रदनक दांत कौन से होते हैं? जो चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, चीरने फाड़ने का कार्य, चीरने फाड़ने का जो कार्य करता है वो कौन करते हैं? रदनक दांत। जैसे कि जो तीखे दांत होते हैं साइड वाले, वो जैसे कि मांसाहारी सभी जीवों में क्या पाए जाते हैं? रदनक दांत पाए जाते हैं। और अग्र चवर्णक और चवर्णक का कार्य एक ही होता है, जो होता है क्या? भोजन को चबाना अच्छे से। ठीक है, उसको अच्छे से पंचिंग करना, चबाना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, वो कौन करता है? अग्र चवर्णक और चवर्णक। यहां से ये भोजन इतना टुकड़ों में टूटने के बाद में कहां पर जाता है? यहां से होते हुए मुख के माध्यम से, कहां से? ग्रास नली और ग्रसनी के माध्यम से कहां तक जाता है? आमाशय में जाता है। ठीक है, आमाशय। आमाशय में क्या होता है? एक अम्ल होता है जिसका नाम होता है HCl। HCl अम्ल। इस HCl अम्ल का नाम क्या है? अपन देखेंगे नाम इसका, जो नाम है इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखते रहिए पूरी वीडियो को। एक एक नंबर के कंसेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कार्य करता है? हमारे आमाशय के अंदर जठर अग्नि में क्या पाया जाता है? ये HCl अम्ल पाया जाता है। जैसे कि आपके पेट में भी कभी गुर्र गुर्र ऐसे मशीन चलती होगी। क्यों चलती होगी? क्योंकि आप जिस टाइम पे रोज खाना खाते हैं, अगर आपको उस टाइम पर रोज खाना नहीं मिल के थोड़ा सा 2-3 घंटे लेट मिले तो आपकी क्या है? आमाशय वहां से भोजन को पुकारता है। क्यों? क्योंकि आमाशय एक डेली रूटीन बना लेता है कि आज मेरे को खाना मिलेगा 11 बजे। अब अगर मान लो उस दिन 11 बजे खाना नहीं मिला, लेकिन आमाशय क्या होता है? हमारे HCl जो होता है वो क्या होता है? हमारे आमाशय में आ जाता है, स्त्रवित हो जाता है। अब उसको भोजन की तलाश होती है, और अगर भोजन होता ही नहीं है वहां पे तो इसलिए अपने पेट में से उस समय ऐसी आवाज आती है। ठीक है, और अगर भोजन होता है तो क्या होगा? इस भोजन में आमाशय HCl नामक अम्ल को छोड़ता है, जो उस भोजन को, खाद्य पदार्थ को, यहाँ पे मान लीजिए खाद्य पदार्थ आ चुका है, अब इस खाद्य पदार्थ को 2 कार्य करता है। HCl के 2 प्रमुख कार्य, याद रखिएगा 2 प्रमुख कार्य। पहला कार्य तो ये भोजन को पचाने का, भोजन को पचाने व गलाने का कार्य होता है। ठीक है, भोजन को पचाने व गलाने का कार्य। और दूसरा इसका मुख्य कार्य होता है कि उसमें उपस्थित, किसमें?
भोजन में उपस्थित जीवाणु या बीमाणु को नष्ट करने का, ठीक है, नष्ट करने का दो प्रमुख कार्य होते हैं। एक तो होता है भोजन को गलाने और पचाने का, और दूसरा कार्य क्या होता है, उसको अंदर अगर जीवाणु या बीमाणु है उनको नष्ट करने का कार्य भी कौन करता है, हमारे HCl करता है। फिर HCl से होता हुआ, यहाँ पे HCl ने जैसे उस खाने को गला भी दिया है, पचा भी दिया है, अब ये यहाँ से क्या होगा, इस जगह से ये होता हुआ हमारे छोटी आंत के अंदर पहुंचेगा, यानी कि शुद्रांत्र के अंदर, ठीक है, शुद्रांत्र के अंदर जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे बीच में मैंने अग्नाशय, यकृत और पित्ताशय नहीं करवाया, क्यों? क्योंकि इसका भोजन में तो योगदान होता है, लेकिन आहार नाल से जुड़े हुए नहीं होते, इनको अपन लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो शुद्रांत्र, छोटी आंत क्या काम करती है, आपको पता है हमारे भोजन में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, ठीक है। पोषक तत्व कितने होते हैं? 6 पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। 6 पोषक तत्वों के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला होता है हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दूसरा होता है हमारे यहाँ पे प्रोटीन। तीसरा होगा हमारे विटामिन, ठीक है, विटामिन। फिर उसके बाद में चौथा होगा हमारे वसा, और फिर होगा यहाँ पे 5वें नंबर पे खनिज लवण, और फिर आखिरी 6ठा होगा यहाँ पे जल। ये 6 क्या होते हैं, यहाँ पे 6 पोषक तत्व होते हैं। इन सभी पोषक तत्वों को अवशोषण करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? छोटी आंत और बड़ी आंत करता है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, ये जो चीजें हैं ये पचाने का कार्य, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन, इन 4 चीजों को पचाने का कार्य कौन करता है? छोटी आंत करती है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 इन चारों चीजों को पचाने का कार्य छोटी आंत करेगी, और बड़ी आंत हमारी क्या करती है? इन दोनों को पचाने का कार्य करती है, जो है हमारे खनिज लवण और जल, ठीक है, खनिज लवण और जल। वसायुक्त पदार्थों को भी छोटी आंत कई बार अवशोषित करती है। कब? जब छोटी आंत ने अवशोषित अगर नहीं किया है तो बड़ी आंत भी अवशोषित कर सकती है। कब करती है बड़ी आंत अवशोषित? जब छोटी आंत ने नहीं किया होगा तब। अगर छोटी आंत अवशोषित कर चुकी है तो बड़ी आंत उसको अवशोषित नहीं करेगी। लेकिन मुख्य कार्य क्या है छोटी आंत का और बड़ी आंत का? कि इन सभी पोषक तत्वों का अवशोषण, इन सभी पोषक तत्वों का अवशोषण यानी कि ऑब्जर्वेशन, खींचना, भोजन में से इन सभी पोषक पदार्थों को निचोड़ के निकाल लेना, ठीक है। अब ये जब निकालती है तो किस तरीके से निकालती है? आप देखेंगे कि छोटी आंत का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, आपको ये ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है छोटी आंत का। ये छोटी आंत का ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि ये देखो, ये आपको अंगुली जैसे ये प्रवर्त दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसलिए आपके 1 नंबर का जो क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन कि दीर्घ रोम किसे कहते हैं? दीर्घ रोम क्या होते हैं? दीर्घ रोम किसे कहते हैं? तो दीर्घ रोम क्या होते हैं कि छोटी आंत के अंदर, ठीक है, शुद्रांत्र के अंदर, छोटी आंत में उंगली नुमा, छोटी आंत में उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। छोटी आंत में उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। इन्हीं प्रवर्ध को क्या कहा जाता है? दीर्घ रोम कहा जाता है। याद रखिएगा, 1 नंबर का पक्का क्वेश्चन है कि दीर्घ रोम किसे कहते हैं। या फिर आपके आ सकता है कि छोटी आंत में पाए जाने वाले उंगली नुमा प्रवर्ध को क्या कहा जाता है? तो दीर्घ रोम कहा जाता है, ठीक है। यहां से देखिएगा आप कि जब छोटी आंत में सारा भोजन का अवशोषण हो गया, ठीक है, दीर्घ रोम के माध्यम से, फिर ये भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में फिर जल, वसा और खनिज लवण, इनका अवशोषण होगा। बड़ी आंत भी इनका अवशोषण करके यहाँ पे लास्ट होता है मलाशय। मलाशय यानी कि जहाँ पे मल एकत्र होता है, ठीक है ना, जिसको अपन फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो वो यहाँ पे एकत्रित होता है, ठीक है, और मलाशय में एकत्रित होता है, और हम एनस यानी कि मल द्वार के जो द्वारा उसको, मल को क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं, ठीक है। ये पूरी भोजन की प्रक्रिया होती है जिसके अंदर अग्नाशय, यकृत और पित्ताशय ये क्या भूमिका निभाते हैं, अब देखेंगे यहाँ पे अलग से। अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। अग्नाशय क्या है? एक ग्रंथि है, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि जो आमाशय के ठीक उधर की तरफ होती है, और ये ग्रंथि एक हार्मोन रिलीज करती है, जो हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन,
ठीक है। अब इस इंसुलिन हार्मोन से क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है और केवल अग्नाशय ग्रंथि ऐसी है, याद करना, ध्यान से सुनना है बात, कि केवल और केवल अग्नाशय ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जो क्या करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी होती है। यानी कि अगर बात आ जाए अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों एक ही ग्रंथि, कौन सी है, तो वो कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, तो इंसुलिन हार्मोन। इस इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है, इस इंसुलिन हार्मोन का कार्य ये है कि ये शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित या फिर नियमित रखता है, नियंत्रित करता है। ठीक है। अब ये क्या करता है, शर्करा की मात्रा यानी कि शुगर जो होती है, अपन जो भी मीठी चीज खाते हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, ये इंसुलिन हार्मोन करता है। ठीक है। अग्नाशय से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। फिर यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का अगर नाम आ जाए तो वो कौन है, यकृत। कौन है यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत ग्रंथि। ठीक है। यकृत क्या करती है, यकृत हमारे भोजन को पचाने में प्लीहा रस स्त्रवित करती है। किसकी सहायता से, पित्ताशय की सहायता से। पित्ताशय की सहायता से क्या स्त्रवित करती है, प्लीहा। ठीक है ना, प्लीहा रस, जो प्लीहा रस होता है उसको स्त्रवित करने का कार्य करती है। कौन, यकृत ग्रंथि। किसकी सहायता से, पित्ताशय की सहायता से। जैसे ही वो प्लीहा रस स्त्रवित होता है, वो फिर ब्लड के साथ में इन सभी अवशोषित भोज्य पदार्थों को क्या करता है, पूरे शरीर में पहुंचाने का और उसको अच्छे तरीके से पचाने में कौन करता है, यकृत सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो एक त्रिकोणाकार की होती है। ठीक है। इसकी शेप कुछ ऐसी होती है यकृत की, ये इस तरीके से निकल के ये ऐसी त्रिकोणाकार शेप होती है किसकी, यकृत की। और यकृत को ही हम क्या कहते हैं, यकृत ही हमारी क्या होता है, लीवर जिसे कहते हैं। ठीक है, लीवर ही क्या होता है, यकृत होता है। और यकृत एक ऐसी चीज है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे छिपकली की पूंछ होती है। क्या होती है छिपकली की पूंछ, अगर गलती से कट जाए, ठीक है, तो क्या होती है, धीरे धीरे थोड़े से टाइम में उस छिपकली के फिर से नई पूंछ आ जाती है। सेम वैसे ही यकृत का भी क्या थोड़ी सी मात्रा में इसका दान किया जा सकता है। जैसे इसको कुछ मात्रा में कट लगा के डोनेट करके वापस से इस यकृत को रिपेयर यानी कि अच्छे पोषक पदार्थों से इसको वापस से प्रिपेयर किया जा सकता है, वापस से वही यकृत प्राप्त किया जा सकता है। ये पूरा आपके क्या है, एक पाचन तंत्र है जिसके अंदर आप भोज्य पदार्थ को खाते हैं। दांत क्या भूमिका निभाता है, जीभ क्या भूमिका निभाती है, लार ग्रंथि क्या भूमिका निभाती है। उसके बाद में आपके ग्रास नली से होता हुआ, आहार नाल से होता हुआ कहाँ पे जाता है, आमाशय में। वहां पे HCl होता है जो भोजन को गलाने का पचाने का कार्य करता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, उसको अंदर जो भी जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। यहाँ से आमाशय से भोजन निकल के जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत उसका क्या करती है, उसके अंदर उपस्थित पोषक तत्व होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है। ठीक है, अवशोषित करती है। उनको अवशोषित करने के बाद में बचे हुए पोषक पदार्थों को बड़ी आंत अब्जॉर्व कर लेती है और अवशोषित करने के बाद में जो वेस्टेज बचता है, ठीक है ना, मलाशय में क्या एकत्र होता है, आप लिख सकते हैं, मलाशय में एकत्र होता है कार्बनिक व अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ। कार्बनिक व अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, कार्बनिक व अकार्बनिक अपशिष्ट ठोस पदार्थ जो इकट्ठा होता है वो कहाँ पे इकट्ठा होता है, मलाशय में। फिर अपन जैसे ही एकत्र हो जाता है और मल द्वार के द्वारा इसके क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। यही आपके पूरा पाचन तंत्र है। अगर इसके अंदर से आने वाला एक भी क्वेश्चन हो, अगर इसके अंदर से आता है तो भी आप कर सकते हैं, और अगर ये पूरा पूछ ले तो आप आराम से स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को समझाना। जैसे कि आप सबसे पहले किसको समझा देंगे, जैसे सबसे पहले आप समझाना मुख को। ठीक है, मुख के बाद में आप किसको समझेंगे, ग्रास नली को। ग्रास नली के बाद में आप किसको समझेंगे, आमाशय को। ठीक है, आमाशय के बाद में आप किसको समझेंगे, छोटी आंत को। छोटी आंत के बाद में आप किसको समझेंगे, बड़ी आंत को। फिर बड़ी आंत के बाद में अपन समझेंगे मलाशय को, और मलाशय के बाद में अपन किसको समझेंगे, मल द्वार को। अगर ये सब हो जाते हैं फिर इसके बाद में आप 8वां किसको समझा सकते हैं, अग्नाशय को, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, अग्नाशय के बाद में आप किसको समझेंगे, यकृत को।
यकृत के बाद में आप किसको समझा सकते हैं? पित्ताशय को। अगर आपके ये पूरा टॉपिक आता है, पाचन तंत्र को समझिए, तो आपको ऐसे समझाना है। लेकिन आपके बहुत कम चांस है ऐसे पूरा पूछने के। आपको क्या तो पूछ सकता है नामांकित चित्र, पूरा नामांकित चित्र आप याद रख लीजिए कि कौन सा पार्ट कहाँ होता है, किस पार्ट का क्या नाम होता है। और इनके अंदर से आने वाले एक एक नंबर के क्वेश्चन, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन, HCl अम्ल, सबसे बड़ी ग्रंथि, दीर्घ रोम, ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। छोटी आंत किसका अवशोषण करती है, बड़ी आंत किसका अवशोषण करती है, मुख के अंदर ये जो दांत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, जीभ क्या करती है, लाल ग्रंथि क्या करती है, ऐसे एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो भी 4 क्वेश्चन। आपके 4 के 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए और 4 के 4 नंबर आपके पक्के होने चाहिए इन सब तंत्रों में। और अपन अगले तंत्र को भी लेके आएंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और ऐसे ही मजेदार वीडियो और शॉर्ट्स के लिए बने रहिए RBSc क्लासेस हितेश पर। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।